हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट का पार्ट 2। थ्योरी ऑफ कॉस्ट का पार्ट 1 मैं पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर चुका था, तो उसका लिंक मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया था, जिसमें आपने देखा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जिसमें आपको पता है कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। तो देखिए, एक टाइप है। वैसे ही आपको पता है कि उसके बाद हमने शॉर्ट रन का पार्ट देखा, क्योंकि लॉन्ग रन तो हम आगे कवर करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट रन का पार्ट देख रहे हैं। तो शॉर्ट रन में आपने क्या क्या देखा, टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिर फिक्स कॉस्ट से एवरेज फिक्स कॉस्ट निकलती है, वेरिएबल से एवरेज वेरिएबल निकलती है। बस आपको क्या करना पड़ता है, उन टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड बाय क्वांटिटी करना पड़ता है। क्योंकि एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसका मतलब क्या है, कॉस्ट पर यूनिट। जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक, तो आप खुद सोचिए कि जैसे फिक्स कॉस्ट है, आपको पता है कि वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, चाहे प्रोडक्शन का लेवल कुछ भी हो, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट रहता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स, आपने प्रोडक्शन का पार्ट देखा था, तो सारे फैक्टर वेरिएबल रहते हैं, तो कॉस्ट भी क्या रहेगी, वेरिएबल रहेगी, तो फिक्स कॉस्ट तो होगी नहीं। तो जनरली वो शॉर्ट रन में ही रहेगी। तो शॉर्ट रन में दो पार्ट आ जाते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल, ये आपने देखा। तो देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टाइप ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो वैसे ही आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट भी आती है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी आती है, फुल कॉस्ट भी आती है, बुक कॉस्ट भी आती है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी आती है। इस तरीके से अलग अलग कॉस्ट के टाइप होते हैं। तो देखिए, मैंने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कवर करा दिया, शॉर्ट रन लॉन्ग रन में कवर करा रहा हूँ। और कुछ जैसे मैंने बोला कि अकाउंटिंग इकोनॉमिक का मतलब क्या है, वो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट में कवर कराना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी जो आपका शॉर्ट रन का पार्ट तो मैं कवर कर देता हूँ, जिसमें आज मैं बताऊंगा रिलेशनशिप, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और दो मैंने और कवर किए एक्स्ट्रा, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। फिर अगले वीडियो में हम लॉन्ग रन का पार्ट कवर करेंगे, और इसके अलावा इकोनॉमीज़ एंड डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का पार्ट कवर करेंगे। और टाइम मिला तो ये जो 4-5 कॉस्ट है वो भी एक साथ कवर कर लेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में हो जाए तो अच्छा है। उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको जो पिछली पीडीएफ प्रोवाइड की थी, उसमें यहाँ तक का ही पार्ट था। लेकिन अब मैंने क्या करा, जो आज की पीडीएफ यानी आज की वीडियो में बना था, उसकी ही पीडीएफ मैंने क्या कर दी, लिंक कर दी, और कुछ मैंने और पार्ट जोड़ दिया। जो कि दिसंबर 19 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसमें क्या आया था, एएफसी, एवीसी और एसी का रिलेशनशिप आ गया, जो कि वैसे आता नहीं था और कईयों को पता नहीं था। तो इसलिए मैंने ये भी कवर कर दिया, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ये रहा पार्ट। ठीक है। तो आपको वैसे यहाँ तक का पार्ट आपने देखा होगा, जब पिछली पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ तक का देखा था, लेकिन अब मैंने टेबल भी दे दी, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। लेकिन देखो, टेबल का जो कंटेंट देख रहे हो, यानी आप जो डेटा देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम लगे कर्व से। ठीक, तो आपको कर्व पे ज़्यादा ध्यान देना है, इन डेटा पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि डेटा तो क्या हो सकते हैं, अपने हिसाब से जोड़े गए हैं, तो वो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसका पार्ट मत देखना, कर्व का पार्ट ज़्यादा देखना आप जब भी देखोगे। अब देखिए, आपने पिछली वीडियो मैंने तो बहुत पहले कवर कराई थी, तो उसमें आपको पता है कि एएफसी एक तरीके से क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो एरिया होता है, चाहे कोई सी भी लेवल पे लो, एक तरीके से हम बोल सकते हैं वहाँ पे फिक्स कॉस्ट क्या होती है, सेम होती है। अगर आप खुद भी देखोगे, तो अगर आपको पता है कि मैंने फिक्स कॉस्ट पिछले वाले एग्जाम्पल में, यानी जो पिछली वीडियो उसमें 10 रुपीज़ ली थी, कि जीरो पे भी 10 रुपीज़ हो रही है, तो अगर आप क्या करोगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो फिक्स कॉस्ट आती है। तो जनरली ये यही बताता है कि अंदर का एरिया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर। देखो, 5 इंटू 2 10 आ रही है, 3.33 इंटू 3 10 आ रही है, 2.5 इंटू 4 10 आ रही है। लेकिन ये थोड़ी आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि 10 इंटू 1 करोगे, 9 इंटू 2 करोगे, तो वो तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वो आउटपुट के साथ चेंज होती है। फिक्स कॉस्ट के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, बिल्डिंग का रेंट, ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी, और मैं बोल सकता हूँ लोन लिया, लोन पे इंटरेस्ट। तो चाहे मैं प्रोडक्शन नहीं करूँ, तब भी मुझे लोन पे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, परमानेंट एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, उसका रेंट देना पड़ेगा। और वेरिएबल क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ाया तो उस हिसाब से मुझे रॉ मटेरियल खरीदने पड़ेंगे, उस हिसाब से मुझे अपने कैजुअल यानी टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ेगी, यानी टेम्प्रेरी लेबर वर्कर को। ठीक है, अगर मैंने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया, तो मुझे उतने वर्कर हटा देने हैं, या उतने वर्कर लगाने ही नहीं है। जो भी टेम्प्रेरी वर्कर है, ज़रूरत नहीं होगी, तो कॉस्ट कम लगेगी, मुझे उतना रॉ मटेरियल नहीं खरीदना पड़ेगा, उतना मेरा फ्यूल चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं लगेगा। तो वो वेरिएबल है, जो कि आउटपुट में चेंज होने के साथ साथ चेंज होती है। ठीक, तो थोड़ा पर्टिकुलर पॉइंट पता चल गया। तो एक बार आप ये देख लेना, एएफसी प्लस एवीसी क्या होता है, एटीसी के बराबर होता है 5+9। इसमें पॉइंटों में कुछ गलती थी कई जगह पे, तो मैंने क्या कर दिया, उनको सही कर दिया। या सिर्फ गलती तो नहीं थी, मैं बोल सकता हूँ 1.6 ले रखा था, ऐसे 1.4 ले रखा था, लेकिन मुझे क्या टोटल सेम बताना था, इसलिए मैंने कवर कर लिया। अब अगर आप है ना टोटल कॉस्ट का पार्ट भी देखते हो ऊपर टेबल में, डिवाइड बाय क्वांटिटी करके देख लेना, ये सेम ही आ रहा होगा, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी या एएफसी प्लस एवीसी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि मुझे लग रहा है कि पिछला पार्ट आपको आता है। और एक और चीज़, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो याद रखना, जब एवरेज फिक्स कॉस्ट बनता है तो वो कभी भी जीरो नहीं जाता, क्योंकि आप खुद सोचिए कि कुछ ना कुछ तो आपका अमाउंट का पार्ट होगा ही होगा। फिक्स कॉस्ट आपको पता है आपकी 10 रुपीज़ है। कितनी रुपीज़ है? 10 रुपीज़। तो डिवाइड बाय क्या करोगे? क्वांटिटी। क्वांटिटी कौन सी है? ये। तो आप कितनी भी बढ़ा दो, 9, 10, 11, 12, तो आपको पता है ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो वो कभी भी क्या है, जीरो नहीं होगा। जबकि आपको पता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट कब जीरो होती है? जीरो आउटपुट पे। जैसे आउटपुट बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है। जीरो आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है, तो ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी। जबकि आपको पता है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे जीरो आउटपुट पे तो क्या रहेगी? फिक्स कॉस्ट रहती है 10, और आउटपुट कितना है जीरो आउटपुट पे? जीरो। तो 10/0 क्या होगी? इन्फिनिट। क्या रहेगी? इनफाइनाइट। ये पार्ट आएगा आपका। ठीक है। एवरेज कॉस्ट भी जीरो पे क्या रहेगी? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जीरो, जीरो आउटपुट पे जीरो रहेगी, और एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी? 10। 10 प्लस जीरो कितना होता है? 10। और आपको पता है जीरो आउटपुट, तो 10 प्लस जीरो क्या होता है? 10। तो यहाँ पे 10 प्लस जीरो थोड़ी बोलोगे, आपको पता है कि एवरेज कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी करोगे। अपॉन क्वांटिटी मतलब जीरो करोगे, तो वो इन्फिनिटी रहेगा। नीचे मैंने कवर कर रखा है ताकि आपको आ जाएगा समझ में। पर अभी पहले ये देख लेते हैं, ये एग्जाम में आ चुका था, इसी के बेसिस पे मैंने ये 3 पार्ट बना लिया ताकि अभी कभी भी आपकी क्या होगी, गलती नहीं होगी। वैसे पर्टिकुलर ये पार्ट तो आपको कहीं भी दिख जाएगा या ढूंढने पे मिल जाएगा, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा, तो ये मैंने कवर कर लिया है। अब देखिए जो ये टेबल बन रही है, इसको ऊपर की वैल्यूज़ से मत देखना, क्योंकि वो वैल्यूज़ तो ऐसे ही क्या ली हुई है, मैंने मान के चलो वो आर्टिफिशियल वैल्यूज़ हैं, वो वैसे ही जुड़ी हुई है। लेकिन कर्व तो क्या है, ये नॉर्मल ऐसे ही बनेगा, और ये हमेशा याद रखना, क्योंकि कर्व से ही आपको एक तरीके से एग्जाम में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो ए सी है एक तरीके से, यानी एवरेज कॉस्ट है, वो वर्टिकल समेशन है ए बी सी का और ए एफ सी का। तो इसका मतलब आपको बताया कि जब वो समेशन है किसका? ए एफ सी का, जो कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और जो ये ए वी सी जो एक तरीके से यू शेप का बोलते हैं, आपको पता है यू शेप बोलते हैं। और जब भी आपको ए वी सी का पार्ट ध्यान नहीं आ रहा तो आपको पता है मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है फिर गिरता है। तो जनरली जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसमें भी जनरली ये पार्ट अप्लाई होता है कि शुरू में आपकी क्या हो रही है, देखो गिर रही है, फिर उसके बाद बढ़ रही है। तो कौन सा अप्लाई हो रहा है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है। क्योंकि आपको पता है शुरू में कौन सी रिटर्न होती है? इंक्रीजिंग रिटर्न। फिर कौन सी होती है? डिमिनिशिंग रिटर्न। फिर नेगेटिव होती है, लेकिन हम इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग बोलते हैं सिर्फ। तो आपको पता है कि जब भी इंक्रीजिंग रिटर्न होती है तो कॉस्ट कम होती है, जब भी नीचे पार्ट जा रहा है वो कॉस्ट कम को बताएगा, मतलब आप इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर रहे हो, मतलब आपकी जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो कम आ रही है। यहाँ पे हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप प्रोडक्शन से देखोगे उसका उल्टा देखो, प्रोडक्शन में यूँ जाता है तो इसमें यूँ जाएगा। अगर आपको ध्यान हो आपने टोटल प्रोडक्शन कैसे बनाया था, उसमें उसमें पर्टिकुलर अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो आप एस शेप बना दिया करो टोटल प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है आपका उल्टा बनता है। उल्टा मतलब ऐसे जाएगा, ऐसे ही जा रहा था। अगर आपको ध्यान हो टोटल कॉस्ट ऊपर पिछली वीडियो में जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और उसके साथ ही पैरेलल क्या था, एक तरीके से आपका ये पार्ट जा रहा था ऐसे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और उसके बीच का गैप क्या था आपका? फिक्स कॉस्ट था। क्या था? टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बीच का गैप क्या होता है? फिक्स कॉस्ट होता है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट आपको याद रखने हैं, तभी जाके आएगा। अब देखिए आपको पता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे से जा रहा है, और ये एवरेज फिक्स कॉस्ट तो गिरती हुई जा रही है, और एवरेज कॉस्ट एक तरीके से क्या है? टोटल है। लेकिन देखो एवरेज कॉस्ट भी गिर रही है, एवरेज कॉस्ट भी एक तरीके से गिर रही है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है पॉइंट में, इफ़ डिक्रीज इन ए एफ सी। और एक और चीज़ याद रखना, देखो सारे पॉइंट में हमने डिक्रीज कर रखा है क्योंकि ए एफ सी तो गिर ही रही है। तो इफ़ डिक्रीज इन ए एफ सी इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन ए वी सी देन ए सी, तो ए सी क्या करेगा? ए सी गिरेगा ही गिरेगा। इफ़ डिक्रीज इन ए एफ सी इज ग्रेटर देन ए वी सी, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ग्रेटर देन, तो ए सी क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ गए? इसके बाद देखो ए सी बढ़ रहा है, तो कहाँ पे? इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट पे क्या है? ए वी सी ग्रेटर देन है किससे? ए एफ सी से। तो हम बोल सकते हैं इफ़ डिक्रीज इन ए एफ सी लेस देन इंक्रीज इन ए वी सी। समझ गए? या हम ये भी बोल सकते हैं इफ़ इंक्रीज इन ए वी सी इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन ए एफ सी। ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? इफ़ इंक्रीज इन ए वी सी इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन ए एफ सी। या हम ये भी बोल सकते हैं इफ़ डिक्रीज इन ए एफ सी इज लेस देन इंक्रीज इन ए वी सी, तो ए सी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको वैसे नहीं बता सकती किसी पर्टिकुलर पॉइंट से या टेबल से, क्योंकि टेबल अगर बनाने बैठोगे एग्जाम में तो आपका बाकी क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है? टेबल तो अभी बना लेनी है, उसके हिसाब से सोच लेना है, लेकिन आपको कर्व हमेशा याद रखना है। तो अगर आपके कर्व कभी भी आपको याद नहीं रहते हैं तो ए वी सी हमेशा कैसे सोचा करो, और मार्जिनल कॉस्ट जब भी आप सोचते हो, ए वी सी और मार्जिनल कॉस्ट सोचते हो, वो हमेशा राइट शेप की तरह बनता है। थोड़ा सा क्या बनता है? राइट शेप की तरह। जैसे आप क्या करते हो? टिक करते हो ना, वैसे। तो देख लेना, देखो राइट शेप बनता है या यू शेप बनता है, याद रख लेना। ए सी प्रॉपर यू शेप बनेगा ऐसे बोलते हैं,
AC क्या बनेगा, एक तरीके से प्रॉपर यू शेप बनेगा, क्योंकि उसमें क्या है AFC का पार्ट भी जुड़ जाएगा। AFC गिरता जाएगा तो उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद रखना, या आप ऐसे याद रखना जैसे मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताया था, तो इस तरीके से याद रखिए। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप बनाते हो तो AFC ऊपर ही आएगा और ABC नीचे ही आएगा। लेकिन अगर AVC नीचे है और AFC ऊपर है, यानी डिक्रीज इन AFC, आपको क्या बता रहा है, डिक्रीज इन AFC इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन AFC है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, AC गिर रही है। और अगर हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन AFC इज लेस देन इंक्रीज इन AVC, तो इसका उल्टा क्या हो गया, अगर इंक्रीज इन AVC इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन AFC है तो हम क्या बोलेंगे, AC भी बढ़ना चालू कर देती है। और जहाँ पे कांस्टेंट है, यानी जहाँ पे काट रहा है, जहाँ पे काट रहा है तो AC क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखो AC यहाँ पे, इसके बाद AC बढ़ना चालू हो रही है, तो AC यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। कहाँ पे, जहाँ पे AFC और AVC एक दूसरे को काट रहा है। तो इफ डिक्रीज इन AFC इज इक्वल टू इंक्रीज इन AVC, AC रिमेन्स कांस्टेंट। याद आ गया, तो इस तरीके से हमेशा रखना। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल समेशन बोलते हैं। तो देखो LT प्लस LK इज इक्वल टू क्या आएगा, LS। LT प्लस LK इज इक्वल टू LS। तो आपको पता है LS क्या है, एवरेज कॉस्ट। LT क्या है, देखिए क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। LK क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो AVC प्लस AFC इज इक्वल टू AC। इसी तरीके से बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो दिस इज व्हेन आउटपुट इज इक्वल टू OL। ये कब होगा, जब आउटपुट OL हो। अगर आउटपुट OL1 हो तो क्या होगा, L1T1। ठीक है, ये तो दे रखा है आपको L1T1, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको बोल रखा है L1T1 इज इक्वल टू T1S1। ये रहा L1T1 इज इक्वल टू T1S1। क्योंकि आप खुद सोचिए, देखो यहाँ पे ये कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी है AFC है और यही AVC है, इक्वल आ रहा है ना। तो आपको पता है L1T1 इज इक्वल टू क्या होगा, L1T1। कहने का मतलब L1T1 जो AFC का है वही L1T1 AVC का है, दोनों का टोटल करोगे तो क्या होगा, L1S1 बनेगा। तो आपको पता है जब ये दोनों ही इक्वल होंगे तो यहाँ पे आप L1T1 इज इक्वल टू, ये बोल रखा है T1S1 भी बोल सकते हो। लेकिन देखो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पर्टिकुलर अप्रोच पे दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे क्या बोलोगे, LTT2 मतलब AFC, फिर L2K1 AVC, जैसे इनका टोटल करोगे तो क्या आएगा, L2S2 आएगा, यानी एवरेज कॉस्ट आएगा। तो कुछ भी नहीं है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है, AVC प्लस AFC है। जब भी कर्व पे प्लॉट करते हो तो वर्टिकल पार्ट बनता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल समेशन। देखो जोड़ कैसे रहा है, वर्टिकल जोड़ रहा है। इन दोनों का मिला के पार्ट क्या बनेगा, SL बनेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये SL या LS इज इक्वल टू LT प्लस LK। बस इतना आपको याद रखना है, और ये ज़रूर याद रखना है, आप याद रख लेना। अब मैंने कुछ क्वेश्चन कवर किए हुए हैं ताकि आपको थोड़ा सा और नॉलेज मिल जाए। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 1 में, एस आउटपुट इंक्रीजेज SC टेंड टू बी क्लोजर टू AVC वाई। आप देखिए अब ये क्या बोल रहा है, जैसे ही आउटपुट बढ़ता है तो जो AC है ना वो AVC के एक तरीके से क्या आता है, क्लोजर आता जाता है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा था कि AC टेंड टू बी क्लोजर टू AVC। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो देखो आप दिमाग लगाइए कि नॉर्मल इसका मतलब क्या होता है। देखो जब आपको पता है कि अगर मेरे टोटल कॉस्ट में TFC का पार्ट कांस्टेंट रहेगा, तो अगर मैं आपको बोलूँगा TFC अपॉन Q तो मतलब AFC। तो अगर मैं आपको बोलूँगा कि मेरी एवरेज कॉस्ट में AFC का पार्ट एक तरीके से क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और AVC का पार्ट ज़्यादा होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है AVC का, डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से। शुरू में एक तरीके से क्या था, हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न थी। जब रिटर्न इंक्रीजिंग होती है तो उस केस में प्रोडक्शन अच्छा होता है, और उस केस में हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट हमारी क्या लग रही है, पर यूनिट की कम लग रही है। लेकिन एक पॉइंट बाद हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न का पार्ट आया तो मार्जिनल प्रोडक्ट एक तरीके से कम निकल रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट क्या है, कम हो रहा है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लग रही है और कॉस्ट बढ़ती भी जा रही है। ठीक, तो आप जनरली ऐसा बोल सकते हो इसमें कि AFC का पार्ट श्रिंक होता जाता है। तो जब आपको पता है कि एवरेज कॉस्ट में AFC का हिस्सा कम होता जाएगा तो बाकी पार्ट कौन ले लेगा, AVC ले लेगा, यानी AVC का पार्ट आपका ज़्यादा होता जाएगा। और दूसरा रीज़न क्या है, AVC एक तरीके से डिमिनिशिंग रिटर्न के पार्ट को बता रही है, जब भी बढ़ रही है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई हो रहा है, तो उस केस में हमारी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। जब कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती है तो उसका मतलब क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो बढ़ रही है। तो वो किसके पास आ रही है, AC के पास आती जा रही है। चिपकेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि AFC तो होगी, लेकिन वो श्रिंक होती जा रही है। तो एक रीजन ये हो गया, समझ गए। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना चाहिए, और ख़ुद दिमाग लगाइए कि जब मैंने आपको ये वेरिएबल कॉस्ट बताया था तो आप देखिए कि देखो 10, 9, 8, 7 दे रखा है, एवरेज 6.4, 6.3, यहाँ तक क्या है, कम हो रही है। तो ये एक तरीके से लॉ ऑफ इंक्रीजिंग का है।
ठीक है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का पार्ट अप्लाई हो रहा है। लेकिन उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न जिसमें कॉस्ट बढ़ती जा रही है, देखो 6.57, 7.75, अगर आप इसके बाद 9 यूनिट भी करते हैं, 10 भी करते हैं, तो आप देख सकते थे कि वेरिएबल कॉस्ट देखो 8, फिर उसके बाद 6, चेंज देखो, चेंज जिसे मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं 4, फिर उसके बाद 32 देखो, फिर 4, फिर देखो 6 अब बढ़ती गई। अब देखिए 38 से 46 8, फिर 46 से 62 कितने होते हैं, अराउंड 16 रुपीज़ बढ़ गई। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती जाएगी तो आपकी डिमिनिशिंग रिटर्न का पार्ट अप्लाई होता जाएगा। और डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता है, आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती ही बढ़ती है, और शुरू में क्या होती है, वो कम होती है एवरेज वेरिएबल, फिर बढ़ती जाती है तो वो किसके पास आएगी, एवरेज कॉस्ट के पास आती जाएगी, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट का पार्ट श्रिंक होता जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, जो मैंने बताया एक बार पढ़ के देख लेना, सेम टू सेम यही बोल रखा है। फिर आपको सेकंड बोल रखा है, कैन AC एंड ABC एवर बी इक्वल फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक, आपको पता है कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि अभी आपको मैंने क्या बताया, देखो ये बोल रहा है एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कभी भी इक्वल हो सकते हैं किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट के लिए नहीं, क्योंकि आपको बताया कि AFC कभी भी जीरो नहीं होती। AFC कभी भी जीरो, यानी AFC का कुछ ना कुछ कंटेंट तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे यही बोल रहा है, AC एंड ABC कैन नेवर बी इक्वल फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट। क्यों, दिस इज बिकॉज AC इज द वर्टिकल समेशन ऑफ ABC एंड AFC। इसका मतलब वो ABC प्लस AFC का टोटल है। बीइंग ए वर्टिकल समेशन, AC मस्ट बी वर्टिकली अबव AFC एज वेल एज ABC ऑल्सो। ये बोल रहा है कि AC जो आपने ऊपर कर्व देखा, तो एक तरीके से वो वर्टिकली किसके ऊपर थी, ABC के भी ऊपर थी और AFC के भी ऊपर थी। एक तो ये पॉइंट, फिर देखना वही बोल रखा होगा जो मैंने जीरो बोला पॉइंट, और साथ में क्या बोल रखा है, ऑल्सो बिकॉज TFC इज फिक्स फॉर ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, AFC कैन नेवर बी जीरो। क्योंकि ऊपर 10 रुपीज़ या जो भी आपने फिक्स कॉस्ट मानी है, कुछ भी मानो आप, 100, 2000 जो भी मानो, आपने नीचे क्वांटिटी डिवाइड करी तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आती है, तो वो कभी भी जीरो नहीं होगी। अकॉर्डिंगली AC कैन नॉट इवन कोइंसाइड विद ABC फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसका मतलब क्या हुआ, AC कभी भी ABC के साथ इक्वल नहीं आएगी। कोइंसाइड मतलब एक सिक्के के दो पहलू, तो इक्वल नहीं आएगी, अलग अलग ही रहेगी। ठीक, कभी भी इक्वल नहीं होगी। फिर आपको अब दे रखा है मेन पॉइंट जो कि मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड है, जिसके बाद आप सीखोगे रिलेशनशिप का पॉइंट 5-5, 10-10 मिनट का है। लेकिन देखो मैंने उसमें 2 पार्ट और कवर कर रखे हैं, क्या पता एग्जाम में आ जाए, इसलिए मैंने 2 रिलेशन और कवर कर लिए। लेकिन मेन रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, और रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब किसको पता था कि वो AFC और ABC से रिलेटेड एवरेज कॉस्ट का पार्ट आ जाएगा, दिसंबर 19 में आ गया ना, तो ये कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने वहाँ भी पॉसिबिलिटी कवर कर दी, यहाँ भी कवर कर दी। यहाँ पे बोल रहा है फर्ग्यूसन के हिसाब से मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ाने से जो एडिशनल कॉस्ट बढ़ी। अब अभी मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट बताया, आप सोचिए या तो आप टोटल कॉस्ट से रिलेटेड बोलोगे मार्जिनल कॉस्ट को, या आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड भी बोल सकते हैं। निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट का कंटेंट कांस्टेंट रहता है, तो आपको पता है 10 10 10 10 10, तो चाहे आप इससे चेंज भी बोल सकते हो, चाहे आप इससे चेंज भी बोल सकते हो। अगर आपको पता है कि जीरो पे जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट जीरो लग रही है, ठीक है, या जीरो पे आपकी जो टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, 10 लग रही है, तो अब देखिए 1 पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है, 10 लग रही है, दिख रही है आपको, और 1 पे ही आपकी टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, 20। तो आप देख सकते हैं कि चाहे आप 0 से 10 बोलिए, चाहे आप 10 से 20 बोलिए, तो वो 10 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट में जो फिक्स कॉस्ट का पार्ट है वो कॉन्स्टेंट है। तो उस केस में आप इसके थ्रू भी देख सकते हो, देखो 28 में से 20 गए तो 8, 34 में से 28 गए 6। तो जैसे आपने मार्जिनल प्रोडक्शन सीखा, सेम वही है। वहाँ पे हम क्या करते थे, चेंज इन TP अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर जो भी है, जैसे लेबर था, यहाँ पे हमें पता है कि कॉस्ट है तो क्वांटिटी से रिलेटेड होगा, मतलब आउटपुट। और वहाँ पे हम क्या करते थे, जब ये वाला पार्ट देखते थे तो TPN यानी TPL माइनस TPL माइनस 1, L क्यों बोलते थे, क्योंकि जनरली लेबर होता था वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, TP जो भी क्वांटिटी है। जैसे हमें इसका निकालना है, या इसके बाद वाले का ही देख लेते हैं, जैसे हमें निकालना है इसका या इसका, तो अब क्या पीछे हो गया, तो मैं देखता हूँ ये 5th का निकालना है, तो देखो क्या करोगे, TP5 निकालना है, उसमें से माइनस क्या करोगे, TP5 माइनस 1, TPN माइनस TPN माइनस 1, तो TP5 माइनस TP4, ये तो बोलते हो, मैं TP बोल दिया गलती से, TC टोटल कॉस्ट 5 माइनस टोटल कॉस्ट 4, तो टोटल कॉस्ट देखिए कितनी थी, ये थी आपकी 38 और 42 में से आपके कितने गए, 38 गए, तो क्या निकल के आएगी, मार्जिनल कॉस्ट 4 निकल के आएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बोलोगे टोटल कॉस्ट 6, तो उसमें से 5 गए, मतलब 48 में से 42 गए। अब आप खुद देखिए कि शुरू में मार्जिनल कॉस्ट कम होती हुई है, फिर बढ़ती जा रही है, तो आप देखिए
10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, फिर रही कांस्टेंट, उसके बाद बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। इस तरीके से आपको लेना है। तो इसका मतलब इसका कर्व कैसे बनेगा, शुरू में कम होता हुआ फिर बढ़ता हुआ, ऐसे ही बनाना है। तो सेम किसकी तरह बनेगा, थोड़ा अप्लाई होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तरह ही लगेगा। लेकिन देखो क्या होता है, सबका प्लेस अलग अलग होता है। तो हम क्या करेंगे, इनके एक साथ कर्व ले लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो बात के लिए। फॉर्मूला क्या बोला मैंने, टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन, याद रख लेना। या आप टी वी सी एन माइनस टी वी सी एन माइनस वन भी बोल सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कांस्टेंट रहता है तो उसको नहीं देखते हैं, समझ गए। फिर उसको देखने की जरूरत नहीं है, फिर वेरिएबल से भी निकाल सकते हैं। चाहे आप चेंज इन टी वी सी अपॉन चेंज इन क्यू का पार्ट भी हो तो मेरे हिसाब से पर्टिकुलर पार्ट कवर कर सकते हो, क्योंकि देखो 28 से 20 तो कितना हुआ, 8 हुआ चेंज। और आपको पता है 2 से 1 कितना चेंज हुआ, यानी 1 से 2 कितना आउटपुट चेंज हुआ, 1 यूनिट, तो 8/1। यहाँ पे भी देख लो करके, 10 से 18 कितना चेंज हुआ, 8, और 1 से 2 कितना चेंज हुआ, 1, तो सेम ही आया। तो कैसे भी करो आपका आ जाएगा निकल के। और देखिए नीचे मैंने यहाँ पे क्या है, कर्व भी पुट कर रखा है, और इसके पास में बता रखा है कि यू शेप है, और जनरली इस पर कौन सा अप्लाई हो रहा है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले वही इंक्रीजिंग रिटर्न का पार्ट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो कौन सा लग रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। फिर कौन सा आता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। नेगेटिव का पार्ट मत बोलिए, क्योंकि नेगेटिव पे कोई जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे आके आदमी रुक जाता है। वहाँ पे आके पर्टिकुलर जो भी पर्सन है रुक जाता है। वो अपने मार्जिनल प्रोडक्शन को नेगेटिव क्यों करना चाहेगा, इसका मतलब वो टोटल प्रोडक्शन को कम करना क्यों चाहेगा, वो तो मैक्सिमम आउटपुट तक पहुँचना चाहेगा। तो पिछली वीडियो में आपने यही देखा, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो वो मैक्सिमम आउटपुट तक पहुंचना चाहता था। यहाँ पे हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्ट पर्टिकुलर कहाँ तक देखेंगे, जहाँ पे हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो। तो मार्जिनल कॉस्ट का लेना देना किससे है, मार्जिनल रेवेन्यू से, जो कि आप अगली वीडियोज़ में सीखोगे जब भी रेवेन्यू का पार्ट आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट यू शेप होती है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इनिशियली मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, इट इज़ बिकॉज एम पी टेंड्स टू राइज व्हेन देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। अब आप बोलोगे सर इसमें ऐसे बन रहा है कर्व, आप बोल रहे हो थोड़ा ऐसे बनता है। देखिए वैल्यू आपने क्या वैल्यू पुट करी है, ये नेट से उठाया गया या पर्टिकुलर चलो इससे भी लिया गया, तो यहाँ पे क्या इक्वल आ रहा है 10, 8, 6, 4। फिर उसके बाद देखिए नीचे जो बढ़ रहा है ना वो सेम टू सेम 4, 6, 8, 16। तो आपको क्या बनेगा, एक तरीके से स्माइली टाइप का बन जाएगा, है ना, यानी यू शेप का बन जाएगा प्रॉपर। अगर मैंने बोला कि मैंने ऊपर कंटेंट सिर्फ 2 में ही एक तरीके से मार्जिनल कॉस्ट कम की हुई होती तो मेरा थोड़ा सा ये बनता, फिर मैं बढ़ा देता, तो मेरा थोड़ा सा क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न का पार्ट ज़्यादा बनता और इंक्रीजिंग रिटर्न का पार्ट कम बनता। तो वो भी बन सकता है, क्योंकि मैंने अपना कंटेंट अलग लिया, आपने अलग लिया, लेकिन बन तो यू शेप ही रहा है ना। तो बस ये याद रखिए, इनिशियली मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, इट इज़ बिकॉज एम पी, देखो आ गया ना वो पिछला वाला प्रोडक्शन वाला, मार्जिनल प्रोडक्शन टेंड टू राइज व्हेन देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। हमेशा जब भी आप देखो तो मार्जिनल प्रोडक्शन से देखना। आपको पता है कि मान लो या मार्जिनल प्रोडक्शन होता, कॉस्ट को भूल जाओ एक बार, तो उस वक्त मैंने क्या बताया था, पर्टिकुलर यूँ जाता है पॉइंट, ठीक है, यही बताया था, और यहाँ पे आके रुक जाते हैं 0, इसके बाद नेगेटिव, तो हम यहाँ पे आके रुक जाते हैं। तो आपको पता है कि शुरू में क्या है, एक तरीके से मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाएगा। तो ये बोल रहा है मार्जिनल प्रोडक्शन क्यों बढ़ता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर की वजह से। फिर बोल रहा है सब्सीक्वेंटली मार्जिनल कॉस्ट टेंड टू राइज, इट इज़ बिकॉज एम पी टेंड टू फॉल, एम पी टेंड टू फॉल। तो ये देखो अपोजिट आ गया ना, ये एम पी गिर रहा है तो कॉस्ट बढ़ रही है। देन देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो मार्जिनल कॉस्ट किसके अपोजिट होता है एग्जैक्टली, मार्जिनल प्रोडक्ट के। तो ये मार्जिनल कॉस्ट था और ये मार्जिनल प्रोडक्ट का पार्ट था। तो अगर आप एक पे ही कर्व बना के देखोगे तो पता चल जाएगा, पर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है अपोजिट रहता है। और एक और चीज़ कि जब भी आप मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट देखते हो तो आपको पता है कि ये 10 + 8 18, तो ये किसके इक्वल है, इसके। 8 + 6 कितना है, यानी 10 + 8 18, 18 + 6 कितना है 24। तो अगर मैं थर्ड यूनिट पे बोलूँगा तो क्या आएगा, सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। याद रखना, जैसे वहाँ पे हम बोलते थे सिग्मा एम पी इज इक्वल टू टी पी, टी पी इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एम पी। तो यहाँ पे क्या होगा, टी वी सी इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट। देखो टी सी क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि टी सी में आपका फिक्स कॉस्ट का पार्ट भी होता है, जबकि मार्जिनल किससे रिलेटेड होती है, वेरिएबल कॉस्ट से लिंक होती है। किससे होती है, वेरिएबल कॉस्ट से, कि एडिशनल आउटपुट चेंज करने पर कितनी एडिशनल कॉस्ट बढ़ी, एडिशनल आउटपुट बढ़ाने पर कितनी एडिशनल कॉस्ट बढ़ी। तो इसलिए उसका पार्ट किससे लिंक है, टीवीसी से लिंक है। तो ये बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है ओनली। एडिशनल कॉस्ट कैन नॉट बी फिक्स कॉस्ट, समझ गए, इट कैन ओनली बी वेरिएबल कॉस्ट। तो टीवीसी इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट। एक और चीज़, इसके अंदर का जो भी एरिया है वो एक तरीके से किसको डिनोट करेगा, किसी भी पर्टिकुलर आउटपुट पे टीवीसी को, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिनोट करेगा।
जैसे अपन एमपी में बोलते थे ना कि जो अपना एमपी का जो भी अंदर का एरिया है वो किसको डिनोट करता था, टोटल प्रोडक्ट को। किसको डिनोट करता था, टोटल प्रोडक्ट को। ठीक है, यानी आप ये भी बोल सकते हो ना कि मार्जिनल कॉस्ट एक तरीके से क्या है, रेट ऑफ टीवीसी है। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपका बन रहा है, जनरली ये बना हुआ दिख रहा है। इसके अंदर का एरिया देखो क्या लिखा हुआ है, टीवीसी लिखा हुआ है। तो ज्योमेट्रिकली टोटल एरिया अंडर मार्जिनल कॉस्ट कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी लेवल ऑफ आउटपुट मेजर्स टीवीसी ऑफ दैट लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर लेवल की बात करेंगे, यहाँ तक का पार्ट बोलेंगे, तो जो भी ये एरिया कवर कर रहा है ये उस पर्टिकुलर आउटपुट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताएगा। अगर आपने आउटपुट बढ़ा दिया तो ये भी एरिया कवर हो गया, तो ये मिला के सारा का सारा एरिया क्या बताएगा, आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताएगा। तो ये जितना भी, जैसे ये लाइन दे रखी है पूरी की पूरी, ये पॉइंट ओ के एस एल जनरली क्या बता रहा है एक तरीके से, ओ एल एस के कैसे भी बोलिए, यहाँ पे दे रखा है इसने लिखा हुआ ओ एल एस के इज इक्वल टू क्या, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। कौन से लेवल ऑफ आउटपुट पे, ओ एल लेवल ऑफ आउटपुट पे। अगर मैं देखो यहाँ पे बोल देता हूँ कि एल वन होता है, तो ओ एल वन यहाँ पर मैं कोई भी पॉइंट लिख देता हूँ, जैसे ए बोल देता हूँ, तो ओ एल वन ए के, वो भी अपना क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। किस पर्टिकुलर आउटपुट पे, ओ एल वन पे। तो वैसे यहाँ पे ओ एल लेवल ऑफ आउटपुट दे रखा है। ये बोला दिस इज बिकॉज टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फॉर ईच यूनिट ऑफ गिवन आउटपुट। तो सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, फोर्थ पे क्या है, सारे मार्जिनल कॉस्ट का टोटल। ठीक है, अब आपको बोल रखा है दिस फिगर शोज दैट फॉर ओ एल लेवल ऑफ आउटपुट टीवीसी इज इक्वल टू एरिया ओ एल एस के इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट फॉर ऑल यूनिट ऑफ आउटपुट बिटवीन ओ एल। ये बता दिया मैंने, इसलिए देखो इतना पर्टिकुलर पॉइंट बारह बताने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पार्ट है। अब मेन आपका आ गया रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। तो मैंने देखो क्या बोला कि यहाँ पे मैंने चार कवर कर रखे हैं नॉर्मल पार्ट। ठीक है, दो तो आपके इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें मैंने सारे मिक्स कवर कर दिए हैं एक तरीके से, सारे के सारे जो भी कर्व हैं वो मिक्स कर दिए। तो देखिए ए और बी दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। दूसरा दे रखा है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब याद रखना कि मैंने जो बोला कि मैंने तीसरा भी पार्ट कवर कर रखा है, उसमें बस मैंने क्या बोल दिया, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब आप बोलोगे दोनों में क्या फ़र्क है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, सेम ही है, पर क्या है आपको समझाना था इसलिए वो कवर कर दिया। ठीक, सबसे पहले आपको ये टेबल दे रखी है, अभी ऊपर क्या बता रखा है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टेबल पे आइए फटाफट। अब देखिए टेबल तो आपको आती है जनरली, आउटपुट दे रखा है बढ़ता हुआ, टोटल कॉस्ट दे रखी है 10, 20, 28। तो आप देख सकते हो शुरू में कम होती हुई दिख रही है। ठीक है, वो जनरली मार्जिनल कॉस्ट को डिनोट कर रही है 10, फिर 8, फिर 28 से 34 6, फिर 34 से 38 4। मैं इसलिए बता रहा हूँ देखो थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। 4, फिर उसके बाद देखिए 4 से क्या हो गया, वापस से 6 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर कम हो रही थी वो वापस से बढ़ती जाएगी एक पॉइंट बाद। 48 से 56 8 हो गया, 56 से 72 जनरली हो गया। अब देखो यहाँ पे 56 से 72 सीधा कितना आ गया आपका, 16 हो गया। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब आपने बोला इतना क्यों बढ़ाया इसने, आप 10 बढ़ा देते, बढ़ा देते, आप 12 बढ़ा देते, बढ़ा देते, आपके ऊपर है। तो जनरली देखो कॉस्ट बढ़ जाती है बाद में। तो ये शुरू में क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। प्रोडक्शन की बात करते हैं, देखो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर लोग सोचते हैं कॉस्ट बढ़ रही है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर का मतलब होता है प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा। तो उसका आप क्या करोगे, जब भी आउटपुट नीचे, यानी मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी आपकी टोटल कॉस्ट लगी टोटल प्रोडक्शन की, डिवाइड बाई जैसे आउटपुट करोगे, क्योंकि आउटपुट ज़्यादा आया, टोटल प्रोडक्शन की जो भी कॉस्ट आई तो टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, शुरू में कॉस्ट गिरती है इंक्रीजिंग रिटर्न की वजह से और डिमिनिशिंग की वजह से बढ़ती है, ये याद रखना। फिर आपको अब दे रखा है एवरेज कॉस्ट का पार्ट। देखो एवरेज कैसे निकलेगा, 10/0। याद रखना कि जो एवरेज कॉस्ट इन्फिनिट रहता है वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट भी इन्फिनिट रहता है, क्योंकि जीरो आउटपुट पे टोटल कॉस्ट का मतलब है सारा का सारा पार्ट फिक्स कॉस्ट का है, क्योंकि वेरिएबल तो जीरो पे जीरो ही रहता है। तो जब भी हम एवरेज कॉस्ट बोलेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट बोलेंगे, वो इन्फिनिट रहेगा। और जीरो पे देखो मार्जिनल कुछ भी नहीं है, 0 से 1 करेंगे तो 10 से 20, तो देखो ये मार्जिनल 10, 8, 6, 4, 4, 6, 8, 16 दे तो रखा है। इसके बाद देखो यहाँ पे बोल रखा है 20/1, 28/2, 34/3, ये आपकी एवरेज कॉस्ट निकल के आई हुई है। अब हमें किसका रिलेशनशिप देखना है, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का। आप देख सकते हो कि शुरू में आपको दिख रहा होगा कि देखो एवरेज कॉस्ट ज़्यादा दिख रही है और ये मार्जिनल कॉस्ट आपको क्या दिख रही है, कम दिख रही है। पर एक पॉइंट बाद देखना, आपको एवरेज कॉस्ट कम दिख रही है और मार्जिनल कॉस्ट उससे ज़्यादा हो जाती है। यहाँ से देख लेना 8 और 16 यहाँ से, ठीक है, देखो ये 9 है और ये 16 है, तो मार्जिनल कॉस्ट एक पॉइंट बाद क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो इसमें तो सिर्फ इतना ही पार्ट कवर करा है, तभी मैंने बोला कि कभी भी क्या है, वैल्यू जो हमने ली हुई है और जो कर्व है ज़रूरी नहीं है वैसा बने,
तो ये कर्व तो एक तरीके से कंप्यूटराइज है, तो पर आपको क्या करना है, वो कर्व याद रखना है कि कैसे बनता है। अब कभी भी आप अगर ये कर्व भूल जाओ, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में अगली बार आने का चांस यही हो सकता है मेरे हिसाब से, तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि पिछली बार में एएफसी और एबीसी वाला पार्ट आ गया, तो अगली बार अगर आपका पार्ट आ गया, क्योंकि दिसंबर 19 में आ गया, तो अब आपका जो आएगा अगले अटेम्प्ट में जब भी, तो ज़्यादातर चांसेस इसके हो सकते हैं, या इकोनॉमी ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल, ज़्यादातर वो चांसेस आपके हो सकते हैं। अब आप खुद दिमाग लगाइए, आपका देखो आप कहाँ पे देख रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो या मोबाइल पे देख रहे हो, अगर मोबाइल में वीडियो देख रहे हो या कंप्यूटर पे देख रहे हो, तो कंप्यूटर पे आपको पता चलेगा कि जो भी पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हो, तो आपका लेफ्ट हैंड किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, और राइट हैंड किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके लेफ्ट हैंड पे मार्जिनल कॉस्ट है और राइट हैंड पे क्या है, एवरेज कॉस्ट है। तो लेफ्ट पे मार्जिनल, राइट पे एवरेज, ये रख लेना, लेफ्ट पे मार्जिनल, राइट पे एवरेज। यहाँ पे भी देखो, लेफ्ट पे मार्जिनल और राइट पे एवरेज, तो आपके इधर भी लेफ्ट है, इधर राइट है, इधर भी लेफ्ट है और इधर राइट है। तो जैसे ही आप पर्टिकुलर बनाओगे तो अपने आप आपके क्या होगा, एग्जाम में याद रहेगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ वैसे, ताकि आपको याद रहेगा कि मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज लेफ्ट ऑफ द एसी, एवरेज कॉस्ट की हमेशा वो क्या होगी, लेफ्ट में होगी। तो एवरेज कॉस्ट कहाँ होगा, राइट में होगा। जनरली ये तो हुआ कि एक तरीके से ये लेफ्ट में है, तो एवरेज कॉस्ट क्या है, राइट में, मार्जिनल कॉस्ट लेफ्ट में। तो अगर आप जनरली ये बना लेते हो, मान लो ये बना लिया आपने, तो आपको पता है कि शुरू में एवरेज कॉस्ट क्या रहती है, ऊपर रहती है। ठीक, मार्जिनल कॉस्ट एक तरीके से नीचे है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पता है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, व्हेन एसी इज़ फॉलिंग, जब एवरेज कॉस्ट गिर रही है, तो उस केस में जनरली क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, आपको दे रखी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यानी उल्टा प्लॉट कर दिया। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट कम है, तब हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो भी गिर रही है। तो आप ऐसे बोल देना, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, देन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग, ऐसे भी बोल सकते हो। इन दिस केस मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स मोर रैपिडली देन द एवरेज कॉस्ट, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखना मार्जिनल कॉस्ट बहुत जल्दी गिर रही है, किसके कंपेरिजन में, एवरेज कॉस्ट के कंपेरिजन में। तो आप देख सकते हो, देखो कितनी गिर रही है। ठीक है, किसके कंपेरिजन में, एवरेज कॉस्ट के। एवरेज कॉस्ट ऊपर है राइट साइड में और मार्जिनल कॉस्ट लेफ्ट साइड में। यानी इसमें आपका जो मेन पॉइंट रहेगा वो एवरेज कॉस्ट से रिलेटेड होगा कि एवरेज कॉस्ट पे क्या असर हो रहा है। ठीक है, कम ज़्यादा होने से। तो जनरली आप देखोगे जब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, एवरेज कॉस्ट सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, एवरेज कॉस्ट सबसे लोएस्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे देख लेना, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज कांस्टेंट एस एट पॉइंट ई, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। इट हैपन्स व्हेन फॉलिंग एवरेज कॉस्ट रीचेज इट्स लोवेस्ट पॉइंट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज इंटरसेक्टिंग एसी कर्व एट्स इट मिनिमम पॉइंट ई। तो ये बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रही है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है एवरेज कॉस्ट को, और एवरेज कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए। किस पे पहुंच जाए, लोएस्ट पॉइंट पे। तो याद रख लेना, वहाँ पे वो इक्वल रहता है, और हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज कॉस्ट सबसे अपने लोएस्ट पॉइंट पे रहती है। पर उसके बाद जैसे ही आप देखोगे तो मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन हो जाएगी एवरेज कॉस्ट। जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट हो जाएगी, तो इसका रंग इस पे चढ़ जाएगा और ये भी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले पहले पार्ट आपको क्या बोल रखा है, अगर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है तो एवरेज कॉस्ट भी गिर रही है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट भी गिर रही है तो एवरेज कॉस्ट भी गिर रही है। अगर मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो उसका असर एवरेज कॉस्ट पे भी आ गया और एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रही है। अगर दोनों इक्वल हैं तो एवरेज कॉस्ट लोएस्ट पॉइंट पे, किस पे है, लोएस्ट पॉइंट पे। समझ गए। फिर आपको क्या बोल रखा है, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ ए सी एंड कट्स ए सी फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा क्या होगी, एसी के लेफ्ट में होगी, यानी एसी राइट पे होगा, और हमेशा एसी को उसके लोएस्ट पॉइंट पे काटेगी, एवरेज कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट पे काटेगी। अब एक और चीज़ में याद रखना, देखिए आपको ये पॉइंट दिख रहा है एफ ई, और ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये वाला हटा देता हूँ वापस से। अब देखना, जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, तो आप देख सकते हो मार्जिनल कॉस्ट आपकी बढ़ रही है। मार्जिनल कॉस्ट, तो देखो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट लोएस्ट थी, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से बढ़ना फिर चालू कर देती है, लेकिन तब भी आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो एक तरीके से फॉल हो रही है। वो कब तक फॉल होगी, जब तक कि मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ गया, देखो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो आपको हमेशा याद रखना है। तो कर्व ध्यान रखिए, लेफ्ट में एक तरीके से क्या बनेगा, आपका मार्जिनल कॉस्ट बनेगा, और राइट में आपका क्या बनेगा, एवरेज कॉस्ट का वन बनेगा। मार्जिनल कॉस्ट लेफ्ट में, एवरेज कॉस्ट राइट में। अब आपको क्या बोल रहा है, एसी में कंटिन्यू टू डिक्लाइन इवन व्हेन एमसी इज राइजिंग, वाई। एवरेज कॉस्ट में कंटिन्यू टू डिक्लाइन इवन व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, वाई। इवन व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग
यानी चाहे मार्जिनल कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, एवरेज कॉस्ट विल कंटिन्यू टू फॉल सो लॉन्ग एज मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। जब तक मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट होगी तब तक एवरेज कॉस्ट गिरती भी रहेगी। जब तक मार्जिनल कॉस्ट कट करके नहीं जाती है तब तक वो क्या होगी, एवरेज कॉस्ट गिरती ही रहेगी। जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ने क्या कर दिया, इसको पार कर दिया, तब जाके एवरेज कॉस्ट भी अपना काम करना चालू कर देगी और वो भी बढ़ना चालू कर देगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि चाहे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ भी रही है लेकिन अगर वो एवरेज कॉस्ट के कटिंग पॉइंट से नीचे ही है तब भी एवरेज कॉस्ट गिरती रहेगी। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना आपका, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, इट इज़ ट्रू टू से दैट AC फॉल्स ओनली व्हेन मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक बार पर्टिकुलर इसको ऊपर कर देता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा होगा कि पर्टिकुलर क्या बोल रखा है। इट इज़ ट्रू टू से दैट AC एवरेज कॉस्ट फॉल्स ओनली व्हेन मार्जिनल कॉस्ट फॉल। आप देखिए बताइए कि ये सही है क्या, कि एवरेज कॉस्ट फॉल कब, जब मार्जिनल कॉस्ट गिरती है। तो आप देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या है, आपकी बढ़ रही है तब भी एवरेज कॉस्ट फॉल हो रही है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बोलोगे नहीं, एवरेज कॉस्ट फॉल भी हो सकती है कब, चाहे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही हो, पर कब, जब मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेस देन एवरेज कॉस्ट हो। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो, एक तरीके से क्या हो, नीचे हो, और एवरेज कॉस्ट उसके ऊपर हो। यानी इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट कब बढ़ना चालू होती है, जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट करती है नीचे से, हमेशा ये याद रखना। पर तब तक एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, एवरेज कॉस्ट तब तक गिरती ही रहेगी। ये बस पॉइंट याद रखना, एवरेज कॉस्ट क्या रहेगी, गिरती ही रहेगी जब तक कि मार्जिनल कॉस्ट उसको इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक। तो ये मेन पॉइंट था। वापस क्वेश्चन देख लेना, अगर आपको नहीं आ रहा तो पूछ लेना। अब इसी तरीके से आपको दे रखा है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। आपको मैंने बताया था कि जब भी आपका प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन बनता है तो वो ऐसे बनता है, एस शेप का। आप चाहे देख लेना जाके, या मैं एक बार आपको चलो बता ही देता हूँ। ये देखिए मैंने ये प्रोडक्शन फंक्शन के पार्ट में आपको बताया था कर्व, तो आपको दिख रहा है। वैसे आपको थोड़ा पता नहीं चला होगा आइडिया, लेकिन जैसे ही मैं देखो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप देखते जाना। तो जनरली आपको ये लाइन दिख रही है, तो वो इस टाइप से आपकी लाइन बन रही है, ठीक है। तो एस शेप की बन रही है। अब आपको पता है कि प्रोडक्शन और कॉस्ट का एक तरीके से उल्टा रिलेशनशिप होता है। तो आप देख लेना, इसमें जो एस बनेगा वो ऐसे थोड़ी बन रहा है, जनरली वो इस टाइप से बन रहा है, दिख रहा है। तो वो रिवर्स बनेगा, यानी वो ऐसे बनेगा, ठीक। या यहाँ मैं बना लेता हूँ, ऐसे बनेगा जनरली। तो आप देख सकते हो वो ऐसे एक तरीके से क्या बन रहा है, रिवर्स ऑर्डर में बन रहा है। तो अगर आपको ध्यान रहता है, जैसे मेरे को तो यही ध्यान रहता है, कभी कभी अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो मेरे को हमेशा यूँ ध्यान रहता है कि ये तो ऐसे बनता था प्रोडक्शन का, तो इसका मैं यहीं से ही रिवर्स करके ऐसे बना लूँगा। और उसके बाद मुझे पता है कि जो मेरी एक तरीके से टोटल कॉस्ट बनती है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी सेम बनती है। जो इसकी बीच का जो गैप आ रहा है, ये जो नदी जा रही है, जनरली क्या कहलाएगी, फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जो भी पैरेलल गैप होता है वो जनरली क्या कहलाता है, फिक्स कॉस्ट। क्योंकि ये टीसी है, ठीक है, और ये टीवीसी है। टीसी और टीवीसी का गैप क्या हो जाता है, टीसी में से टीवीसी गया तो फिक्स कॉस्ट आएगा। तो यहाँ पे आप बना सकते हो इस पॉइंट पे, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो किसका रिलेशनशिप है, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का। तो जैसे आपने टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का देखा था रिलेशनशिप, तो उस केस में आपको पता है कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है, लेकिन किस रेट से बढ़ता है, इंक्रीजिंग से। फिर उसके बाद डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, फिर उसके बाद गिरना चालू कर देता है नेगेटिव में। वो आपने प्रोडक्ट में देखा। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, आपको पता है कि टोटल कॉस्ट शुरू में क्या होगी, जब इंक्रीजिंग रिटर्न का पार्ट होगा तो टोटल कॉस्ट तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। मतलब अच्छी बात है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन एक तरीके से अच्छा हो रहा है। तो जब भी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, गिरती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो टोटल कॉस्ट बढ़ तो रही है लेकिन किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। एक बार टोटल कॉस्ट का है ना, टेबल पे जाके देखना, आपको पता चल जाएगा। शुरू में 10, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 6, तो वो मार्जिनल कॉस्ट एक तरीके से कम होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या बोल सकते हैं, टोटल कॉस्ट बढ़ तो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। तो व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज डिमिनिशिंग, टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग एट ए डिमिनिशिंग रेट। लेकिन उसके बाद जैसे देखो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना चालू कर देती है, 4 के बाद रुक के 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो देखो कितनी अपनी टोटल कॉस्ट बढ़ गई। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वह जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट राइज होती है, टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। जब मार्जिनल कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुँचती है तो उस केस में टोटल कॉस्ट स्टॉप हो जाती है डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होना, क्योंकि उसके बाद ही एक तरीके से क्या होती है, वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना चालू हो जाती है। तो जैसे आपको ये पॉइंट बता रखा है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट का क्यू पॉइंट है और टोटल कॉस्ट का क्यू स्टार है। क्या है, क्यू स्टार। तो ये बोल रहा है व्हेन मार्जिनल कॉस्ट रीचेज इट्स लोएस्ट पॉइंट, यानी पॉइंट क्यू, देन टीसी स्टॉप इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, यानी इसके बाद ही टीसी एक तरीके से इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना चालू होती है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ना चालू कर देती है, ठीक है। तो ब्रीफली मैंने आपको बताया था, मार्जिनल कॉस्ट किसकी रेट है, टोटल कॉस्ट की रेट है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट एक तरीके से किसकी रेट है, टोटल कॉस्ट की रेट को डिनोट करता है, याद रखना।
तो नॉर्मल था, इतना टिपिकल नहीं था, ऊपर वाला टिपिकल था। वैसे ही देखो आपको हमने जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट बताया था, तो उसकी जगह आपका एवरेज वेरिएबल और मार्जिनल आता है। तो आप क्या करो, ए सी की जगह ए बी सी जोड़ देना, एवरेज वेरिएबल की यानी एवरेज कॉस्ट की जगह एवरेज वेरिएबल कर देना। तो ये बोल रहा है कि सेम सिमिलर रिलेशनशिप आता है। अभी आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या था, मार्जिनल, और राइट हैंड पे क्या था, एवरेज था। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है मार्जिनल। तो शुरू में हम क्या बोल सकते हैं कि जब मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, या ये भी बोल सकते हो व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। तो उस केस में जो एवरेज कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट वो गिरेगी ही गिरेगी, फॉल होगी। रट जाता है नॉर्मल पार्ट, आपको वैसे पता चल जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो इंटरसेक्ट करती है आपको पता है, तो जब मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाती है, ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी अपना रंग दिखा देती है, क्योंकि मार्जिनल का रंग इस पर चढ़ जाता है, हम बोल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि देखो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही क्या है, एडिशनल आउटपुट होने पर एडिशनल कॉस्ट। तो जब भी डिमिनिशिंग रिटर्न का पार्ट अप्लाई होता है तो हमें पता है कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है। जब भी हमारी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है तो एवरेज वेरिएबल भी बढ़ेगी। तो कभी भी भूल जाओ तो लॉजिक लगाओ कि मार्जिनल कॉस्ट एक तरीके से क्या है, एडिशनल आउटपुट पे एडिशनल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, सीधी सी बात है हमारी। जब भी इंक्रीजिंग का पार्ट आएगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसके इक्वल है, मार्जिनल कॉस्ट के। तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, कभी भी भूलना मत, एक तरीके से क्या लोएस्ट पॉइंट पे, इसके बाद ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना चालू करती है। ठीक है, ना तो वो बढ़ेगी ना वो कम होगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसे हम बोलेंगे वो सबसे अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ गया। अब देखिए पूरा का पूरा एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें आपको क्या बोल रखा है, एवरेज कॉस्ट का भी कर्व है, एवीसी एवरेज वेरिएबल भी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी है और मार्जिनल कॉस्ट भी है एक ही डायग्राम में। ठीक है, ये बोल रखा है कि जो यह फिगर दे रखा है आपको, ये कंबाइन कर रहा है सारे पार्ट को। द पॉइंट टू बी स्पेसिफिकली noted in this figure is that marginal cost curve should be shown cutting both average cost and average variable cost at their lowest point। अब देखिए अगर आपने ऊपर पॉइंट में भी देखा अलग अलग एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप देखा था और एवरेज वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट का, तो हमेशा जब भी आपको बोला कि मार्जिनल कॉस्ट नीचे से आता है तो वो हमेशा आपको पता है कि एवरेज ऊपर रहता है, क्योंकि ये लेफ्ट में और ये राइट में। तो आपको बोल रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमेशा एवरेज वेरिएबल बोलो चाहे एवरेज कॉस्ट बोलो, उसको नीचे से कट करता हुआ जाना चाहिए। तो ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल बोलो, या इसी टाइप की एवरेज कॉस्ट भी बनती है, या एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हो। तो एवरेज वेरिएबल भी बोल सकते हो और एवरेज कॉस्ट भी, तो वो हमेशा नीचे से कट करते हुए जाना चाहिए, इस तरीके से बोल रहा है। पर आपको पता है कि एवरेज वेरिएबल है और एवरेज कॉस्ट तो ऊपर ही जाएगी, एवरेज कॉस्ट तो ऊपर ही होगी। क्यों, क्योंकि एवरेज वेरिएबल प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट का टोटल एवरेज कॉस्ट होता है, तो एवरेज कॉस्ट हमेशा एवरेज वेरिएबल से ऊपर ही होता है। तो सिंपल है, कोई टिपिकल नहीं है। आप देखिए यहाँ पे कर्व बन रहा है, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, चलो ये एएफसी देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये एवरेज कॉस्ट दिख रहा है। तो देखो इन दोनों का जो गैप दिख रहा है एवरेज कॉस्ट और एवरेज फिक्स का, वो एक तरीके से एवरेज वेरिएबल है, या ये भी बोल सकते हो कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल का गैप एक तरीके से आपका क्या कहलाता है, वर्टिकल डिस्टेंस कहलाता है एएफसी की। इसलिए एएफसी एक तरीके से क्या हो रहा है, दूर जाता जा रहा है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट बढ़ता जा रहा है, तो उस केस में एएफसी का पार्ट श्रिंक होता जा रहा है, हमने पढ़ा था शुरू में। फिर आपको यहाँ पे देखो मार्जिनल कॉस्ट दिख रहा है, तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट ऐसे बनी हुई है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बनी हुई है, तो देखिए मैंने आपको बोला कंप्यूटराइज है, उस तरीके से प्रिंट किया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट दे रखा है, इसको थोड़ा ऊपर ऐसे गोल बना दीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन एवरेज कॉस्ट से नीचे होनी चाहिए, याद रखना। फिर इसी तरीके से आपको बताया कि जब आपने एवरेज वेरिएबल बनाया तो मार्जिनल कॉस्ट पहले नीचे से कट करनी चाहिए, तब जाके वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट लेफ्ट में होती है और जो एवरेज वेरिएबल है वो क्या होती है, राइट में होती है। या एवरेज कॉस्ट क्या होती है, राइट में होती है, और मार्जिनल जो दे रखी है ये वो लेफ्ट में होती है। किसी भी पॉइंट पे बोलिए, क्योंकि दोनों जगह ही कट करेगा। तो आप देख सकते हैं कट कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट दे रखा है वो किसका दे रखा है, आपको पता है। एक तो ये देख लीजिए एवरेज वेरिएबल, कभी भी कंफ्यूज मत होया कीजिए, जो नॉर्मल आपको दिख रहा है, देखो जैसे आपको मार्जिनल कॉस्ट दिख रहा है तो ये पॉइंट दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, व्हेन एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन, जब एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन होती है तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन फास्टर देन एवरेज कॉस्ट। जब एवरेज कॉस्ट गिरती है, कहाँ गई एवरेज कॉस्ट, ये रही। जब एवरेज कॉस्ट दिख रही है, गिर रही है, तो उस केस में क्या बोला है, मार्जिनल कॉस्ट भी गिर रही है, लेकिन किससे, एवरेज कॉस्ट से फास्टर, सो दैट मार्जिनल कॉस्ट कर्व रिमेन बिलो एवरेज कॉस्ट कर्व। तो याद रखना कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व गिरती भी तेज है और बढ़ती भी तेज है, दोनों ही पार्ट होता है। यानी जब गिरती तेज है तो मार्जिनल कॉस्ट एक तरीके से क्या होती है, एवरेज कॉस्ट, और एवरेज वेरिएबल के नीचे ही होती है। दिख रही है, नीचे दिख रही है आपको पार्ट, ढंग से देख लीजिए कीजिए ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। देखो ये देखो नीचे ही है, किससे, इससे भी
और इससे भी। लेकिन जैसे ही वो बढ़ना चालू करती है तो क्या हो गया, देखो एवरेज वेरिएबल से ऊपर चली गई। तो जैसे मार्जिनल कॉस्ट जब फास्टर स्पीड से बढ़ती भी है तो अपने आप क्या हो जाती है, एक तरीके से एवरेज वेरिएबल से भी और एवरेज कॉस्ट से भी ऊपर हो जाती है एक पॉइंट बाद, यानी इंटरसेक्ट कर देती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेज मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजेज फास्टर देन एवरेज कॉस्ट आ गया, सो दैट मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज अबव एवरेज कॉस्ट कर्व। Marginal, since marginal cost decline faster than average cost, it reaches its lowest point earlier than average cost, so that marginal cost start rising even when average cost is falling। तो ये वही पॉइंट है जो मैंने ऊपर आपको बताया था। ऊपर वाला मतलब कौन सा पॉइंट, आपको हर पॉइंट बताना पड़ता है। जैसे ये वाला पॉइंट भी बता रहा हूँ कि जनरली यही बताया था कि मैंने ये बोला था कि चाहे मार्जिनल कॉस्ट आपकी बढ़ भी रही है तब भी एवरेज कॉस्ट फॉल ही हो रही है, तब भी एवरेज कॉस्ट फॉल ही हो रही है। क्योंकि ये पॉइंट क्यों था, यहाँ पे यही लाइन बोल रखा है, देखिए क्या बोल रहा है, सिंस मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन फास्टर देन एवरेज कॉस्ट इट रीचेस इट्स लोएस्ट पॉइंट अर्लियर देन एवरेज कॉस्ट। आ गया ना। तो एक तरीके से आपको पता है कि देखो मार्जिनल कॉस्ट का जो ये ए और बी का गैप दिख रहा है आपको, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती भी जा रही है लेकिन अभी भी वो एवरेज कॉस्ट से क्या है, कमी है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, एवरेज कॉस्ट तब भी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। समझ गए, ऐसे आपको याद रखना है। सो दैट मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट राइजिंग इवन व्हेन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग। तो चाहे एवरेज कॉस्ट फॉल भी हो रही है तब भी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना चालू कर देती है। मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट एवरेज कॉस्ट फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट, तो नीचे से ही काटनी चाहिए, लोएस्ट पॉइंट से काटनी चाहिए। तो उस केस में एवरेज कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है, इसके बाद ही एवरेज कॉस्ट बढ़ना चालू करता है, इसके बाद ही एवरेज कॉस्ट भी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ना चालू करता है। ये बोल रहा है एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गेट क्लोज टू ईच अदर एज आउटपुट इंक्रीजेज, मैंने आपको बताया था। ऑन द अदर हैंड एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट गेट अवे फ्रॉम ईच अदर एज आउटपुट इंक्रीजेज। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था एवरेज फिक्स कॉस्ट का पार्ट क्या रहता है, फिक्स कॉस्ट का पार्ट कांस्टेंट रहता है, डिवाइड बाय क्वांटिटी करते जाते हो, क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो वो श्रिंक होता जाता है। श्रिंक होता जाता है तो उस केस में आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट में डिमिनिशिंग रिटर्न का पार्ट अप्लाई होता है। डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या हो गया कि धीरे धीरे आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो एवरेज भी बढ़ती जाएगी, और वो बढ़ती जाएगी तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल पास आते जाएंगे। और एएफसी क्यों? क्योंकि कभी भी ये जीरो नहीं हो सकते। जीरो नहीं हो सकता तो आपको पता है कुछ ना कुछ तो अमाउंट रहेगा, लेकिन जैसे ही डिवाइड बाय क्वांटिटी करोगे तो एएफसी एक तरीके से क्या होगा, कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती जाएगी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा। तो ये नोट पढ़ लेना, ऊपर का पार्ट सेम है, बस इसने क्या कर दिया था, थोड़ा मिक्स कर दिया। तो आई होप आपको तीनों के तीनों रिलेशनशिप के पार्ट और इसके अलावा चौथा रिलेशनशिप जो मैंने शुरू शुरू में बताया था एएफसी एवीसी का एसी से रिलेटेड रिलेशनशिप, जो कि मैंने बताया दिसंबर 19 में भी आया हुआ है। तो एक बार खुद देखना, कर्व बनाना, कॉपी में बनाना, उसके बाद आप देखना कि ये कैसे पार्ट जा रहा है, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ भी पर्टिकुलर पार्ट में आपको दिक्कत होती है तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।